वित्त मंत्रालय पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी वो। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी देंगी वित्त मंत्री। सुबह 11 बजे पेश होना है यह आम बजट। तो देखिए, इस वक्त की हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब हमने आपको बताया था, वित्त मंत्री पहुंच चुकी थी वहां पर वित्त मंत्रालय। अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाएंगी वो, वहां उनको बजट की कॉपी देंगी, फिर संसद भवन आएंगी, कैबिनेट में रखेंगी बजट। तो ये इस वक्त उनका शेड्यूल है। और क्योंकि इस वक्त आप देखिए 9 बज चुके हैं, 2 घंटे बचे जब देश का बजट सामने होगा। और ये अपने कई मायनों में बहुत अहम बजट होगा, क्योंकि न केवल टैरिफ का जो इस वक्त टेरर है, इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, युद्ध है, युद्ध काल है, इन सब का क्या असर होगा ये देखना होगा। पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, राष्ट्रपति से मिलने कब तक जाएंगी वित्त मंत्री? देखिए, अभी उनकी बैठक समाप्त हो चुकी है वित्त मंत्री की। और वित्त राज्य मंत्री, 5 विभागों के सचिव और बजट टीम के साथ वो बैठक करती हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में यहाँ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर आएंगी। ये पीछे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मंच है जो रेड कारपेट, यहाँ पर वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री और 5 विभागों के सचिव और साथ ही बजट टीम के अधिकारी जो यहाँ पर होंगे वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आएंगे। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे यहाँ से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहाँ पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से एक औपचारिक मंजूरी लेंगी, उन्हें बजट की प्रति सौंपेंगी और उसके बाद वहाँ से सीधे संसद के लिए रवाना होंगी। संसद में वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी, जहाँ पर कैबिनेट बजट को मंजूरी देगी और उसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से संबंधित सभी घोषणाएं करेंगी, अपना बजट भाषण पढ़ेंगी। और देखना ये होगा, थोड़ी ही देर बाद, महज 2 घंटे शेष हैं, इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि उनके नहीं। लेकिन पीयूष क्लास के लिए वित्त मंत्रालय के बाहर खड़े हैं तो कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। वित्त मंत्रालय के सोर्सेस क्या कह रहे हैं आपके? 2 बड़ी चीजें जो बजट में दिख सकती हैं। देखिए गौरव, बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे अहम बात यह है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच जो बजट होगा वो इस बात पर केंद्रित रहेगा कि जो हमारी सुधार एक्सप्रेस है वो जारी रहे और साथ ही जो घरेलू तौर पर अगर देखा जाए बाज़ार है उसमें तरलता बनी रहे, यानी लिक्विडिटी बनी रहे, लोग खर्च करते रहें। तो उसके लिए उन्हें मिडिल क्लास और कृषि और विभिन्न जो एमएसएमई के क्षेत्र हैं उनके लिए कई घोषणाएं करनी हैं। इस संबंध में ये जानकारी है। और इसके अलावा बजट में ख़ास तौर पर रक्षा को लेकर के कई घोषणाएं हो सकती हैं और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत बनाने के लिए, खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने के लिए कई घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की जा सकती हैं। थोड़ी ही देर में वो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसी गेट से वो अभी बाहर आएंगी। और यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए और नजर बनाकर रखिए, आपके पास आते रहेंगे हर बड़ी अपडेट्स के लिए। और देखिए, क्योंकि उम्मीदों की बात हो रही है तो एक उम्मीद तो यह भी है कि टैक्स छूट बढ़ेगी। बजट में टैक्स छूट बढ़ाने का ऐलान मुमकिन है, यह सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है, इस बार 1 लाख हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 13 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोर्सेस के हवाले से यह अहम जानकारी सामने आ रही है न्यू टैक्स रिजीम को लेकर, जिसमें छूट बढ़ाई जा सकती है और इससे आम आदमी को थोड़ी राहत दी जा सकती है। 13 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। के हवाले से खबर है कि न्यू टैक्स रिजीम में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। क्या हो सकता है समझते हैं। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। कल ही प्रधानमंत्री की वहां के अंतरिम राष्ट्रपति से बात हुई थी और अब ट्रंप कह रहे हैं कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। परसों बात हुई थी। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, ये ट्रंप ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आ गई है और निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं। देखिए, इस वक्त अपनी टीम के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उनके साथ आपको दिख रहे हैं और उनकी टीम जो बजट बनाने वाली टीम है वो भी इस वक्त आपके साथ दिख रहे हैं। पीयूष के पास चलते। पीयूष, बताइए इस टीम में कौन कौन है?
तो वित्त मंत्री का बजट टीम के साथ फोटो सेशन हो रहा है। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे यहीं पर मौजूद हैं और उनके कैमरे से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य भवन से, वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूरी टीम इस वक्त हमें पीयूष आपके कैमरे पर नजर आ रही है। जरा बताएं कौन कौन है इस टीम में? बिल्कुल समीर, देखिए इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और पांचों विभागों के सचिव और जो बजट टीम के हेड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सभी अधिकारी फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए निकल रही हैं। वो यहाँ से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी और वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक औपचारिक मंजूरी लेंगी। उन्हें बजट की जो एक प्रति है वो भी सौंपेंगी, क्योंकि अब बजट जो है वो वर्चुअल तरीके से पेश किया जाता है। लाल पाउच में आपने टैब देखा होगा जिसमें बजट 2026 है और उसी को पढ़ करके वो लोकसभा में देश को संबोधित करेंगी और बजट की घोषणाएं बताएंगी लोगों को कि आखिर उनके पिटारे में लोगों के लिए क्या है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में भारत का बाजार किस तरह से सबल रहेगा, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, इसके बारे में भी उनकी घोषणाएं होंगी। और अब वो यहाँ से निकल चुकी हैं। समीर, मैं आपको बता देता हूँ कि अब सीधे वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक मंजूरी लेंगी बजट पेश करने के लिए और उसके बाद जाएंगी संसद भवन, जहां पर कैबिनेट के साथ बैठक करेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट पेश किया जाएगा। ठीक 11 बजे वो अपना भाषण पढ़ना शुरू करेंगी और देश को संबोधित करते हुए, बजट को पढ़ते हुए वो सभी अनिश्चितताओं को दूर करने का प्रयास कर सकती हैं, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में ये बजट पेश किया जा रहा है। जी समीर, राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उससे पहले फोटो ऑप की ये तस्वीरें भी पीयूष पांडे हमें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि उनकी टीम में कौन कौन शामिल है। तो जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद संसद भवन में कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा बजट को। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सागर सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सागर, मैं आपका एक छोटा सा एक हिस्सा था आपके स्पीच का, या कह लीजिए रील थी, मैंने देखा आपने ये कहा कि शिक्षा का बजट जो है वो हमारे यहां है इतना सा, और अगर सब्सिडी के बजट की बात की जाए तो वो है इतना। सब्सिडी का मोह छोड़ना पड़ेगा, शिक्षा पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या इस बार के बजट में ऐसा कोई ऐलान किया जा सकता है जिसमें लगे कि शिक्षा पर फोकस ज्यादा है सरकार का? देखिए, हमारे देश के लोगों की समस्या ये है ना कि हम शिक्षा को अंडर वैल्यू करते हैं। हाँ, इतनी ज़्यादा वैल्यू हम करते ही नहीं है। हमारे यहाँ सब्सिडीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लोगों के लिए। सब्सिडीज मिल रही है, जिस सरकार से सब्सिडीज आ रही है हम उसी को वोट देंगे। तो सरकार भी मजबूर हो जाती है कि भैया सब्सिडी देना पड़ेगा, नहीं तो वोट कैसे मिलेगा। अब इस चक्कर में होता क्या है कि सब्सिडी का बजट चढ़ा गया है 4 लाख करोड़ से ज्यादा, लेकिन एजुकेशन का बजट देखा जाए तो 1/3 है उसका, 1.29 करोड़ के आसपास, मतलब मात्र 1.25 लाख करोड़। अच्छा, हमारे देश में एजुकेशन की ज्यादा वैल्यू ना होने की वजह से हम क्या होता है, हम यूएस जैसे देशों पर डिपेंडेंट रहते हैं। फिर यूएस जैसा देश हमारे पर मनमानी चलाता है। आप एआई का ही एग्जाम्पल ले लो। आज बात यह हो रही है कि कॉलेजेस में एआई को करिकुलम में शामिल किया जाएगा, मतलब पढ़ाना शुरू होगा। लेकिन यूएस वालों की बात करो, वो बना करके एआई टूल मार्केट में दे चुके हैं। वो जो टूल बना चुके हैं उसको हम सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना गैप है उनमें और हम में। तो इसके लिए जरूरी ये है। और सागर जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, एक हेडलाइन आई थी अभी, उस पर भी बात करना है मुझे, क्योंकि वित्त मंत्री क्या हेडलाइन देने वाली है ये तो अभी 11 बजे के बाद पता चलेगा, जिसपे आपका भी आपने जिक्र किया शिक्षा को लेकर। लेकिन आलोक जी, क्या ट्रंप ने एक हेडलाइन पहले ही दे दी है? क्या ट्रंप ने पहले ही बता दिया है कि रूस से जो मैंने कहा था वो तेल खरीदना बंद किया, वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा भारत, और क्या हम इस बजट में भी उससे जुड़ा कोई ऐलान या कोई रोड मैप देख सकते हैं? देखिए, पूरा जो विश्व में और भारतीय अर्थव्यवस्था में डर का माहौल है, हाँ, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस डर के बहुत सारे फायदे हैं, और अगर और धमकी ट्रंप देंगे तो बहुत सारी चीजें जो इंडिया में बहुत देर से हो रही थी, हाँ, उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ट्रंप धमकी नहीं देते तो ये इंडिया ईयू का इतना बड़ा पैक्ट नहीं होता। सर, आपको रोकेंगे, देखिए तस्वीर आ रही है, राष्ट्रपति भवन पहुंचती हुई वित्त मंत्री, उनका काफिला देखिए, राष्ट्रपति भवन पहुंचता हुआ कर्तव्य पथ पर, ये उनकी गाड़ियों का काफिला। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, तो वित्त मंत्री पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन?
बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति भवन जो काफिला है वित्त मंत्री का वो जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देखिए विजय चौक से। अगले कुछ सेकंड में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। तमाम जो अधिकारी हैं वित्त मंत्रालय के वो उनके साथ मौजूद हैं और माना यह जाता है कि राष्ट्रपति के औपचारिक अनुमति के बाद ही बजट पेश किया जाता है। तो वो जो औपचारिकता है, संवैधानिक औपचारिकता है, उसको पूरा करने के लिए वित्त मंत्री अभी राष्ट्रपति भवन पहुंच रही हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक वो वहां पर रह सकती हैं। बजट की कुछ जो विशेषताएं हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उसकी जानकारी भी वित्त मंत्री राष्ट्रपति को देंगी और राष्ट्रपति उसके बाद आधिकारिक तौर पर अपना हस्ताक्षर करेंगी, अनुमति देंगी और तब वित्त मंत्री सीधे वहां से संसद भवन की ओर जाएंगी। आपको एक जानकारी दे दूं, पिछले साल के बजट से पहले जब राष्ट्रपति से मिली थी वित्त मंत्री तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको दही और चीनी खिलाया था। धार्मिक मान्यताओं में दही और चीनी किसी भी शुभ कार्य से पहले खिलाया जाता है, तो उस तरह की जेस्चरिंग पिछली बार राष्ट्रपति की ओर से की गई थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा बजट है। नहीं, लेकिन रजनीश, पिछली बार दही चीनी खिलाया था तो इनकम टैक्स की छूट 7 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गई थी। इस बार अगर वो मीठा कुछ खिलाएंगी तो क्या भारतीय मिडिल क्लास के जेब में कुछ पैसा आएगा? आलोक, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। कुल मिला के मध्य वर्ग को कोई छूट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार आमतौर पर उन परिस्थितियों में काम करती है जिसमें उसको कुछ वोट चाहिए होते हैं, कोई बड़ा चुनाव नहीं है। किसानों को मुझे लगता है कुछ बेहतर मिल सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट या मध्य वर्ग अगर इस बजट से उम्मीद कर रहा है तो मुझे नहीं लगता। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी और आपने स्टॉक मार्केट का भी जिक्र किया। अमिताभ जी जरा बताइए, क्योंकि हमने बीते 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा। ट्रंप सुबह सुबह उठते हैं, कुछ बोलते हैं, दुनिया भर की शेयर मार्केट पर उसका असर पड़ता है। अब आज जब हमारा बजट पेश होने वाला है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला से भारत तेल लेगा। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए जिससे पता चल रहा है कि रूस से तेल की खरीद हम कम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट भारत की मार्केट पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, इसके असर को कैसे कम किया जाए, झटकों को कैसे कम किया जाए, इस पर बात होगी क्या? देखिए, एक तो हमने बहुत बड़ा जो झटका लगने वाला था उसको दूर कर दिया है, जो जीएसटी रेट्स कम करके। उसके चलते जो हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है इंडिविजुअल्स की या मिडिल क्लास की, वो बढ़ गई है। दूसरा, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो होगी वो तेल के दामों पर होगी। अभी तेल जो है पिछले 1 साल में देखें सबसे ज्यादा $70 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा है। अगर वेनेजुएला का मार्केट खुलता है, हालांकि वो बहुत लिमिटेड मार्केट खुलेगा, तो हमारे तेल के दाम कम हो सकते हैं या दुनिया में तेल के दाम कम हो सकते हैं। लेकिन ईरान पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। पूरे वेस्ट एशिया इस समय वॉलेटिलिटी से गुजर रहा है। तो मध्यम वर्ग क्या खरीदता है? गैस खरीदता है, तेल खरीदता है, उस पर, और वो बहुत बड़ा बजट होता है हमारे लिए। तो उसके लिए अगर ये ट्रंप की टैरिफ के मार के अलावा ये भी अगर मार हमें झेलनी पड़े तो मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन रूस के साथ जो हमारा इनफॉर्मल तेल खरीदने का जो एक डोर था वो अभी भी खुला हुआ है। 35% तेल अभी हम खरीद रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और लुकोइल और रोजनेफ्ट जो उनकी सरकारी कंपनियां थी उनसे हम नहीं खरीद रहे हैं। यानी हमारा एक विंडो वहां भी खुला हुआ है, लेकिन वो श्रिंक करता जा रहा है। वेनेजुएला में बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है और हमने जो अपना ये बढ़ाया है, बेस बढ़ाया है, उसमें वेनेजुएला को भी डाला है, इजिप्ट को भी डाला है, ब्राजील को भी डाला है, जहां से हम तेल खरीदते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो तेल परचेज बास्केट हमने बढ़ा दिया है, लेकिन जो मार्केट वॉलेटिलिटी है उसको तो हम उसका असर देख सकते हैं। डॉलर के दाम गिर रहे हैं, बिल्कुल, और रुपी के दाम गिर रहे हैं और डॉलर के भी दाम गिर रहे हैं दुनिया में। येन का दाम बढ़ रहा है। तो उसके चलते जो पूरी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया, इकोनॉमिक सर्वे कहता है 10 से 20। सही बात है। और यह अनिश्चितता तो कुलकर्णी जी लगातार हमें देखने को मिल रही है। अभी रुपए की कीमतों का जिक्र हुआ, $1 92 का हो गया है। और जहां तक ऑयल और गैस का सवाल है, बड़ी अनिश्चितता नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत। मतलब भारत के बारे में लगातार बड़े बड़े दावे राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी करते आए, लेकिन अब उन्होंने ये बड़ी बात कही कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा। और अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त कितनी तल्खी है ये भी कुलकर्णी सर हम जानते हैं। ईरान ने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। और उसको बंद करने का मतलब क्या है, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, और इस चुनौती से कैसे निपटे सरकार? सर, ये बहुत सवाल जो है बहुत उम्दा है।
पहला सवाल, वेनेजुएला से तेल कौन खरीदता था अभी तक? चीन खरीदता था, और किस अपने करेंसी में खरीदता था। अब जब ट्रम्प कह रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल भारत लेगा, तो भारत उसको डॉलर पे लेगा। तो जो मकसद है ट्रम्प का कि वेनेजुएला का जो तेल है विश्व का सबसे ज़्यादा भंडार, और उसके ऊपर पूरे का पूरा जो कैप्चर है वो यूएसए का है, तो फिर से यूएसए को उसके डॉलर्स तो मिलते रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, भारत के लिए जो कैपेसिटी है रिफाइनिंग की, वो आज काबिलियत है हमारे पास। जो वेनेजुएला का तो तेल है और जो ईरान का तेल है, वो दोनों अलग अलग तेल हैं। क्यों नहीं अमेरिका ये वेनेजुएला का तेल लेता? बिकॉज अमेरिका में वेनेजुएला तेल को रिफाइनिंग की कैपेसिटी नहीं है। भारत सर आप सही बात कर रहे हैं, देखिए, लेकिन कि बार-बार भारत वेनेजुएला का तेल लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम ये तेल खरीदेंगे तो हमारे को तेल का सप्लाई भी होता रहेगा, अमेरिका को डॉलर मिलता रहेगा, और चीन को उतना ही तेल। बिल्कुल सर, और इस पर हम बात आगे करेंगे जनरल कुलकर्णी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मिस्टर अमिताभ कांत जुड़ रहे हैं। आप फॉर्मर सीईओ नीति आयोग के एक्स शेरपा हैं G20 के, और इसके अलावा ही देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अमिताभ सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तब देश का एक और ऐसा बजट आने वाला है जो टैरिफ, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक टेंशन के बीच आने वाला है। MSME सेक्टर या फिर मिडिल क्लास, बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी बीच ट्रंप आते हैं और एक हेडलाइन देते हैं कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। सबसे पहले तो मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, वेनेजुएलन तेल की जो क्वालिटी है वो उसको रिफाइन करना बहुत आवश्यक है, और वो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी इंडिया में है। दूसरा कि ईरान से तेल हम खरीदते थे, पर वो तेल काफी कम हो गया था। तो ये एक जो हम यूएस के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। कई मेजर्स लिए जा रहे हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुके हैं, और ये उसका एक ब्लॉक समझिए कि हम राइट डायरेक्शन में है। क्योंकि हमको हमारा लक्ष्य क्या है, हमको अपनी ट्रेड डील करनी है, जो 50% टैरिफ है उसको कम करवाना है जी। तो ये कई बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, कई पॉइंट पर नेगोशिएशन हो रहा है, और ये एक उसका बिल्डिंग ब्लॉक आप समझिए कि, और ये दिखाता है कि ये जो वेनेजुएलन तेल होता है ये इंफीरियर क्वालिटी होता है। इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम देश में है। अमेरिका में इसकी कैपेसिटी नहीं है, पर इंडिया में इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो देश करेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को ही, और भारत ने हमेशा कहा है कि भारत अपनी नीतियों से ही, अपने हितों के हिसाब से नीतियां बनाएगा। लेकिन ट्रंप के साथ साथ दो तीन चीजें और हो गई जिन पर हमें देखना होगा अमिताभ जी। शेयर बाजार हम देख रहे हैं लगातार पिछले एक साल से क्या हाल है, FIIs किस तरह से जा रहे हैं बाहर, ये एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, आप देखिए जो कमोडिटीज है, खासकर जो प्रीशियस मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, किस तरह से वॉलेटिलिटी आई है और किस तरह से ट्रंप बजट से ठीक पहले बहुत बुरी तरह से स्पेशली सिल्वर गिरा है। तो आपको लगता है कि इस बजट में इन दोनों चीजों पर, और क्योंकि अब जो मिडिल क्लास है या जो आम आदमी है उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसमें, चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर ये जो सिल्वर और गोल्ड की जो रैली देखी हमने, आपको लगता है कि बजट में रूम है वित्त मंत्री के पास, इस पर भी कुछ कर सकते हैं या करना चाहिए? ये बजट जो है वो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट करना चाहिए विकसित भारत के लिए। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अभी तक जो हमारी ग्रोथ हुई है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाया गवर्नमेंट। दूसरा कि जब तक लॉन्ग टर्म में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, उसके बिना टैक्स बॉयंसी नहीं बढ़ेगी जी। तो क्या हम अपने देश में एनिमल स्पिरिट्स, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, वो बहुत आवश्यक है। तो अगर हमें अपनी नॉमिनल ग्रोथ बढ़ानी है, लास्ट टाइम हमने कहा था कि नॉमिनल ग्रोथ 10.1% होगी, जो इस समय 8% के करीब है, जिससे कि अगर कम होती है तो टैक्स के ग्रोथ पर इंपैक्ट करता है जी। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना आवश्यक। दूसरा, मेरे विचार से हमें बहुत बड़ा फोकस लाना पड़ेगा म्युनिसिपल गवर्नेंस और सिटी डेवलपमेंट पे। ठीक है अमिताभ जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, आप बहुत अहम बातें कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो तीन सबसे बड़ी हलचल है बजट से ठीक पहले, वो अपने दर्शकों को बता दें। तीन बड़ी बातें हुई हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं, वो कहते हैं कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने कहा है। और
इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय शेयर बाजार गिरी है, भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। तीसरी बड़ी हलचल यह है कि सोने और चांदी के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो अमिताभ जी, ये जो अनिश्चितता, ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल नजर आ रहा है, खास करके हम शेयर मार्केट की बात करें, आम निवेशक को सरकार की तरफ से कैसे और क्या राहत दी जा सकती है ताकि इस माहौल का असर उस पर सबसे कम हो, कम से कम हो? देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है इस समय, ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूटे हुए हैं इस समय। नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आ रही हैं, पर इसके बावजूद देश में प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का माहौल बनाना आवश्यक है। और हमारे देश में यही कारण है कि कॉन्टिन्यूअस रिफॉर्म्स हुए, लगातार रिफॉर्म्स हुए, जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए, लेबर रिफॉर्म्स हुए, और लगातार रिफॉर्म्स करने आवश्यक है। तो जो बजट है उसको जो सिग्नलिंग करनी है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी की, कंसिस्टेंसी की। अगर हम वो दिखाते हैं और हम लगातार रिफॉर्म्स करते चले जाते हैं, और जो रिफॉर्म्स आवश्यक है वो किस क्षेत्र में आवश्यक है, वो आवश्यक है टैक्स स्ट्रक्चर में, वो रिफॉर्म्स आवश्यक है म्युनिसिपल गवर्नेंस में, सिटी अर्बनाइजेशन में, वो रिफॉर्म्स आवश्यक है आपके जो लोअरिंग ऑफ कैपिटल कॉस्ट में आवश्यक है। और चौथा मेरे विचार से, क्योंकि टैरिफ ने इंपैक्ट किया है इन पे, जॉब क्रिएटिंग सेक्टर। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अमिताभ जी, क्या आपको लगता है जो एफआईआईज को लेकर और देश के तमाम जो कैपिटल मार्केट से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए एलटीसीजी एक ऐसी चीज हो सकती है जो मूड या सेंटिमेंट सही कर सकती है? आपको लगता है कि सरकार के पास रूम है, कुछ ट्वीक करें, कुछ राहत दें ताकि सेंटिमेंट भी सुधरे, मार्केट भी सुधरे? एलटीसीजी पर आप बुलिश हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी रही है, दूसरा विदहोल्डिंग टैक्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी रही है, और खासकर जो लेटेस्ट वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का टाइगर ग्लोबल के, उसको इम्पैक्ट करेगा। एफडीआई हमारा लो लेवल्स पर है सर। लॉन्ग टर्म अगर हमें अपने को करना है तो कैपिटल गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी लाना आवश्यक है। सर, ये पिछली बार भी कहा जा रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो लगा दिया गया, लेकिन जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसे हटाया नहीं गया। तो क्या यहां पर थोड़ी राहत मिल सकती है इस बार, उम्मीद करें आम निवेशक? नहीं, ये देखिए फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू क्या है, वो अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा बजट का। पर मेरे विचार से कैपिटल गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी लाना आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के इन्वेस्टमेंट्स, खासकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आवश्यक है। वो इम्पैक्ट हुआ है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लो लेवल पर है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिना पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्प्लीकेशंस कई हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपने बड़ी बात कही है सर। आवश्यक। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, मैन्युफैक्चरिंग में हम हर साल एक टारगेट रखते हैं कि जीडीपी के हम 25% तक पहुंचे, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्पेशली मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है काफी बड़ा है, एक्सपोर्ट काफी बड़ा है, लेकिन अभी भी काफी कम है। डू यू थिंक कि ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा, क्योंकि हमने चैलेंजेस भी हमारे सामने देखे हैं और उसके बाद का ये पहला बजट है और दुनिया में कई जगह वॉर फ्रंट खुले हुए हैं और बहुत तेजी से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, खासकर डिफेंस कैपेक्स, आपको लगता है बढ़ाने की आवश्यकता है? और इस बार डिफेंस का जो एलोकेशन होगा वो इस पर इसका प्रभाव दिखेगा? देखिए, लगातार पब्लिक कैपेक्स बढ़ा है, और पब्लिक कैपेक्स जो बढ़ा है 30% एनुअली बढ़ के अब करीब 3.3% ऑफ जीडीपी है। मेरे विचार से इसको और बढ़ाना आवश्यक है। उसका खास कारण यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में वीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं है, इसलिए पब्लिक कैपेक्स बढ़ाना आवश्यक है, और पब्लिक कैपेक्स में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और ये बाकी सेक्टर्स में, रोड्स में कैपेक्स हुआ है, पर रेलवेज की जो ट्रैक लाइंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है, उसमें भी कैपेक्स बढ़ाना आवश्यक है। पर मेन कैपेक्स जो बढ़ेगा वो देखिएगा आप डिफेंस एक्सपेंडिचर पे बढ़ेगा, वो आवश्यक है देश की सिक्योरिटी।
ठीक है अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। बजट से पहले आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त जो बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान से फिर हलचल मचा दी है। वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से खरीदेगा, ईरान से नहीं खरीदेगा, यह कहकर शेयर मार्केट गिरती नजर आ रही है। शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। संजय कथुरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, क्या लगता है आपको, इस गिरावट की वजह अभी क्या देखते हैं? एक तरफ अनसर्टेनिटी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान, और मेटल्स भी गिरे हैं, कीमती मेटल्स भी गिरे हैं, सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। सर देखिए, अभी 2 दिन पहले जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है वहां पे गोल्ड और सिल्वर बहुत भयंकर तरीके से करेक्ट हुआ है। हाँ। और करेक्ट होने के बावजूद भी अगर आप जनवरी के रिटर्न्स देखें तो पॉजिटिव है, यानी कि इतना ज्यादा बड़ा रन मिला था कि अभी गिरने के बाद भी वो इस महीने में पॉजिटिव चल रहे हैं। तो यानी कि मेटल्स में गिरावट डेफिनेटली हुई है, पर ऐसा नहीं है कि मेटल्स ने रिटर्न नहीं दिए, मेटल्स ने रिटर्न दिए। स्टॉक मार्केट इस टाइम पे बहुत जबरदस्त वॉलेटाइल चलेगा, बिकॉज बजट से बहुत लोगों की अपेक्षाएं होती है, हर सेक्टर की अपेक्षाएं होती है, इंडिविजुअल्स की अपेक्षाएं होती है। तो वो अपेक्षाओं के चलते जब तक मार्केट्स में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी बजट से और उसके इंप्लीकेशंस को नहीं स्टडी किया जाएगा तो मार्केट्स वॉलेटाइल ही रहेंगी। बट अगर हम गोल्ड और सिल्वर की ओपनिंग देखें तो ऑब्वियसली दोनों जो हैं काफी जोर से करेक्ट हुए हैं। अगर एक खबर ये आ रही थी और जयंत जी आप उसको करेक्ट कीजिएगा कि सरकार क्या गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में भी आपको। आपके घर में भी, मेरे घर में भी, और हम सबके घरों में सोना लॉकर में जमा है, और आपको कंजम्पशन पे कहीं ना कहीं बढ़ावा देना पड़ेगा भारत देश में। तो क्या पॉसिबिलिटी हम देख पा रहे हैं कि क्या ये 5 ट्रिलियन की जो गोल्ड लॉकर में पड़ा है, क्या सरकार इसको मोनेटाइज कर सकती है किसी कारण से? रुपए में बता दूं, करीब 24 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ रुपए होता है ये जो आप हाँ, मैं 5 ट्रिलियन डॉलर, हमारी जितनी इकोनॉमी है उससे ज्यादा गोल्ड हमारे लॉकर में पड़ा है। अगर हम इसको किसी तरह इकोनॉमी में ले आए, किसी भी, अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, आप इसमें कुछ स्कीम लगा के कि आपका जो गोल्ड पड़ा है आपके लॉकर में, अगर हम इसको किसी तरह इकोनॉमी में कहीं किसी एंगल से डाल दिया जाए तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। देखिए गौरव जी, एक बात समझिए, आज के टाइम में सिर्फ ये बार बार बोलना कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, बहुत मुश्किल है। हर आदमी आज के दिन में मेक इन इंडिया, मेक इन यूएस, सब यही चाह रहे हैं कि अपने घर में बनाओ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, सबको मेक इन इंडिया। तो आप बजाय एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, आप एक काम करिए, मैन्युफैक्चरिंग को तवज्जो दिए। प्राइवेट सेक्टर का जो बहुत बड़ा पार्ट है, रोल है, जो नहीं प्ले कर रहा है, वो है कि वो भी अपनी तरफ से खर्चा करे। सिर्फ सरकार खर्चा करने से नहीं चलेगा। जयंत जी, लेकिन ये बताइए ना कि सोने चांदी हमारे देश में सिर्फ आभूषणों तक तो सीमित रह नहीं गए, सिर्फ ज्वेलरी तक तो सीमित रह नहीं गए, ये एक निवेश का भी बड़ा जरिया माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अप एंड डाउन होते हुए, और बीते दिनों हमने देखा जबरदस्त जिस तरह से दाम बढ़े सोने और चांदी जैसी कीमती मेटल्स के, क्या आने वाले वक्त में भी ये एक अनसर्टेनिटी नजर आएगी, अप डाउन नजर आएगा, या फिर अब जिस तरह से कीमतें गिरनी शुरू हुई हैं ये ट्रेंड आगे आप देख रहे हैं? नहीं समीर जी, अगर आप अपने पुराने अपने दादा परदादा लोगों को देखेंगे तो हमको तब भी समझाया गया था कि साल में 2 बार SIP करना है। देखिए मैं आपको रोकूंगा जयंत जी, इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं। वित्त मंत्री इस वक्त राष्ट्रपति भवन के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं, उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं। तो राष्ट्रपति भवन जब पहुंची थी तो हमने आपको दिखाया था, उनकी टीम भी आप देख रहे हैं, अनुराधा जी को देख रहे हैं, दूसरे जो सचिव हैं, जो राजस्व सचिव हैं, उनको भी आप देख रहे हैं। तो ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आती हुई, जहां पर वित्त मंत्री इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। आनंद प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, तो वित्त मंत्री, उनकी पूरी टीम राष्ट्रपति भवन से हमें दिखाई दे रही है, तो बस अब यहां से राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके बाद सीधे संसद भवन? जी बिल्कुल, अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधा पार्लियामेंट की तरफ आएंगी। 10:15 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें जो आम बजट आज पेश किया जाएगा उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। और जाहिर तौर पर इस बार की बजट से लोगों को तो उम्मीदें ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज जो भारत की तरफ से बजट पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे, सबकी नजरें उस बात पर है। और सरकार की तरफ से भी ये हमें जानकारी मिली है कि अमूमन जो बजट होता है आपको देखिए, राष्ट्रपति आ चुकी हैं और वहां पर राष्ट्रपति को बजट की कॉपी देती हुई वित्त मंत्री, ये तस्वीरें आपको
हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए, वहां पर सांकेतिक तौर पर बजट की कॉपी सौंपती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उसके बाद अब उनकी पूरी टीम वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ आपको वहां दिखाई दे रही है, जो एक फोटो ऑप हो रहा है, और अब यहां से वो निकलेंगी संसद भवन के लिए। लेकिन आनंद, जैसा कि हमारे एक और सहयोगी रजनीश कह रहे थे, पिछली बार दही शक्कर से मुंह मीठा कराया था राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री का, इस बार क्या खबर है? जी बिल्कुल, वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में अभी आ जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का जो बजट है इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत जिज्ञासा है, क्योंकि आपको जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि हर बार जो बजट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अमूमन क्या होता है, पार्ट ए पे वित्त मंत्री ज़्यादा फोकस करती हैं और पार्ट बी में कुछ घोषणाएं करके उसको छोड़ दिया जाता है। पार्ट बी जो होता है उसमें जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो आपके जो टारगेट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि इस बार पार्ट बी में को भी ज़्यादा डिटेल में वित्त मंत्री बताएंगी, और चूंकि हम इस सदी की दूसरी तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि तो आनंद, क्या अपने दर्शकों को ये कह दें कि इस बार का बजट भाषण लंबा होने वाला है? जी बिल्कुल, थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि पार्ट बी पर भी वित्त मंत्री उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, और वो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उसको लेकर वो उनका पार्ट बी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत जो है क्या उसकी तैयारियां हैं, क्या रोड मैप है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संभावनाएं भारत की तरफ से पेश की जाएंगी, सबका जो है खाका रोड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या संभावनाएं पेश की जाएंगी, बजट में क्या हो सकता है, किस तरह के ऐलान मुमकिन है, क्या कोई बड़ी राहत इस बार के बजट में दी जाएगी, ये वो सवाल हैं जिन पर लगातार हम स्टूडियो में भी चर्चा कर रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। अचल सर, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि इसे युद्धकाल का बजट भी कहा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच को लेकर, इंटरनेशनल चैलेंजेस को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उसको क्या ये बजट, आज का बजट एड्रेस करता हुआ नजर आएगा, उम्मीद कर रहे हैं आप? समीर, देखिए, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी अनिश्चितताओं की हम बात कर रहे हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल, हमने ये देखा कि टैरिफ का आपने बहुत डिटेल में जिक्र किया, लेबर इंटेंसिव जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर कैसे असर पड़ा, और जो अनिश्चितताएं उसकी वजह से रुपये की वैल्यू कैसे गिर रही है। अभी आपने गोल्ड और सिल्वर मेटल के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी की बात करी है। हमारा टारगेट 2047 तक विकसित भारत बनने का है, और जिसके लिए चाहिए हमें करीब 8% ग्रोथ रेट चाहिए जीडीपी का। तो उस दिशा में बढ़ने के लिए जो जो ज़रूरी कार्य करने होंगे वो तो बजट में अभी से ही डालने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी जो चुनौती इसमें, सबसे बड़ी या कह लीजिए एक चुनौती ये भी है, जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है हमारा, तो और जो उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या इंसेंटिव या कौन सी ऐसी एश्योरेंसेस दी जाएं जिसके चलते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े हमारे यहाँ। बड़ी बात कही सर, और क्योंकि आप विदेशों में भारत के लिए सर्व कर चुके हैं, तो आपको मालूम है कि उनको क्या चीजें चाहिए होंगी। लेकिन प्रोफेसर नंदिनी दत्ता, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आपको तमाम बातें तो आप देख रही, लेकिन आपके हिसाब से, क्योंकि वित्त मंत्री नवा बजट पेश करने जा रही हैं लगातार, तो उनको मालूम है क्या चैलेंजेस उनके सामने हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि इस बार जो दूसरा पार्ट है उसमें वित्त मंत्री और फोकस पहले के मुकाबले करेंगी। क्या लगता है आपको, क्या बातें हो सकती हैं वो? मैं समझती हूँ कि इस बार की बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीद करना गलत होगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है और रूम भी बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल ही रियायत काफ़ी दिया गया था, अब उनके पास वो फिस्कल रूम बहुत कम है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली कोई बजट आने वाला है। पर जो आज ट्रंप ने जस्ट बिफोर द बजट जिस तरह की एक टेंटलाइजिंग थ्रेट डाल दिया है, आप ये मानिए कि ये कहना कि भारत ने कमिट कर दिया है कि वेनेजुएला से ऑयल लेंगे और ईरान से नहीं लेंगे, ये एक तरह की वेल्ड थ्रेट है टू और मुझे लगता है इसमें डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली बात हमारे देश ये निगोशिएशन अपने तौर पे किया है या उनके प्रेशर में किया है, या उनके प्रेशर को हम किस तरह से झेल सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारे जो पार्टनर्स हैं
उनके साथ हमको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज। बिल्कुल सही बात है। ट्रम्प टैरिफ थ्रेट का सामना भारत कैसे करे, क्योंकि भारत की नीति, भारत की पॉलिसी बिल्कुल साफ है, हम अपने हितों से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सागर सिन्हा, उसके बावजूद हम देख रहे हैं ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, जो एक्शंस हैं, उसका सीधा असर हमारी मार्केट पर भी पड़ रहा है। इस असर को कैसे कम किया जाए, कैसे भारतीय निवेशकों के हित की बात करती हुई इस बजट में सरकार नजर आ सकती है, उम्मीदें क्या हैं? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो मैं कहूँगा नए दोस्त बनाए जाए। यूएस हमारा एक दोस्त है, वो नाराज है, उसने हमारे पर टैरिफ का बम फोड़ा, तो नए दोस्त बनाए जाएं, और जो कि सरकार कर भी रही है। अभी मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के नाम से हमने इंडिया यूएस का ट्रेड देखा। दूसरी तरफ ये तो बाहर के साथ बिजनेस की बात है जी, लेकिन हमारे अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कैश होल्ड करके रखी हैं, जिनको खुद के देश की इकोनॉमी पर अभी भरोसा नहीं है, वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेगी नहीं करें, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े सरकार के ऊपर, वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें, देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करें। अभी दोनों तरफ से मार पड़ रही है, बाहर से भी और अंदर से भी, तो दोनों का भरोसा जीतने की जरूरत है। नहीं, आपने बड़ी बात कही, दोनों का भरोसा जीतने की जरूरत है। लेकिन जनरल कुलकर्णी, दोनों का भरोसा जीतने के लिए भारत के पास कुछ सॉलिड होना चाहिए पेश करने के लिए। क्या आज वो मौका है? और जो ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप ने, क्योंकि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं पता हो कि आज भारत का बजट आने वाला है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल वेल थॉट स्टेटमेंट है कि बजट आने से पहले उनको नेगोशिएशन पावर उनकी या उनका सेंटिमेंट थोड़ा खराब करें। ये ट्रंप का जो स्टेटमेंट है बजट से ठीक आने पहले, जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे बैक द चैनल कोई थॉट होगा। आपको क्या लगता है? गौरव जी, देखिएगा, सबसे पहले तो कम से कम जो तेल का सप्लाई है वो तो होता रहेगा, मतलब भारत को उसकी कोई चिंता नहीं है। अब कैसे लाना है, किस प्रकार से लाना है, वो हम लोगों की जिम्मेवारी है। इस पे विन विन सिचुएशन को हम देख करके आगे देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात जो मुझे लगता है, ईयर ऑफ लेकिन ट्रम्प का फोकस तो सारा इसी बात पर है कि जो कुछ हो उनकी शर्तों पर हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं समीर। ट्रम्प अपने आप को एक काउबॉय स्टाइल के अंदर कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें अगर आपका हित है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें आपका हित नहीं है, जस्ट टू बैड, वो उस एटीट्यूड से चलते हैं। तो मैं देखता हूं कम से कम वेनेजुएला के तेल को लेकर के इसमें अपना फायदा जरूर होगा, ऐसे मुझे लगता है। और इसमें कहीं ना कहीं ट्रम्प दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के साथ संबंध बढ़ाने, अच्छे संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि मदर ऑफ ऑल डील ईयू के साथ जिस प्रकार से भारत और यूरोपियन यूनियन जो संबंध हो रहे हैं, जिस प्रकार से घनिष्ठता बढ़ रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि भारत को अपने साथ रखने में बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने देखा ईयर ऑफ रिफॉर्म के बाद अब हम कह रहे हैं विकसित भारत 2047, बहुत जरूरी होगा कि अगले 10 साल हमें ईयर ऑफ डंडे लाना पड़ेगा। भारत के अंदर कंप्लायंस, भारत के अंदर साइपनिंग आउट नहीं, करप्शन के ऊपर रोक, जो पैसा है उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करना, अगर उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए तो मुझे लगता है जो भी भारत में हम जिस प्रकार, क्यों 3 चीजें आती हैं हमारे इनकम में। पिछले साल जीएसटी था, इस साल इनकम टैक्स का पैसा जीएसटी के भी आगे है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम में इनकम टैक्स का नंबर 1, जीएसटी नंबर 2, एफडीआई और हाउस होल्ड सेविंग्स नंबर 3, और दूसरा आप देखिए एफडीआई गिर करके आपका जो रेमिटेंसेस हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या दिखा, एफडीआई कम से कम रेमिटेंसेस के 3 गुना अगर ज्यादा होगा तो भारत, जो विकसित भारत जो अपने आप को $20 ट्रिलियन इकोनॉमी देखना चाहता है 2047 तक, तब हो सकता है। लेकिन अगर सर, हम भारत के अंदर क्या अचल सर, ये विदेश नीति के लिहाज से एक हमारे लिए बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं। रूस और ईरान जैसे भारत के मित्र देशों से अगर हम तेल खरीदना कम करते हैं, और जैसा कि ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान से तो तेल खरीदेगा ही नहीं, भारत वेनेजुएला से खरीदेगा, यानी उनकी शर्तों के हिसाब से सारे काम होंगे। फिलहाल तो दावा यही किया जा रहा है। तो क्या ये एक बड़ा शिफ्ट भी हम देख रहे हैं क्या, और इसका हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं समीर, देखिए, जहाँ तक हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, तेल खरीदने की बात है, तो हमने खुले शब्दों में 2 बात कही है कि हम वहाँ से तेल खरीदेंगे जहाँ से हमें प्रॉफिटेबल है, अफोर्डेबल है और प्रेडिक्टेबल है, और अल्टीमेटली हमारे इंटरेस्ट में है। अगर वेनेजुएला का तेल किसी वजह से कमर्शियली वायबल नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे, या आप मेरे से लिखवा लीजिए आज।
ट्रम्प कुछ भी कहते रहे। ओके। और रशिया से हमने उस समय तक तेल खरीदना बंद नहीं किया जब तक परिस्थितियां कुछ ऐसी नहीं बन गई। हमने दबाव में आके कम नहीं किया है तेल वहाँ से। ठीक बात है। ये वहाँ के प्राइवेट, उनकी अपनी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उनकी जो 2 बड़ी कंपनियों के ऊपर जब सैंक्शंस लगी तो उसका ऑटोमेटिक फॉल आउट हो रहा है। तो यहाँ ये बात आप मान के चलिए, हमारी रिक्वायरमेंट है तेल लेने की, लेकिन प्रेशर में आके तेल लेंगे, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन साथ ही जो 4 बड़ी हलचल हैं उसमें तेल के साथ साथ सोना और चांदी भी है। संजय कथुरिया हमारे साथ हैं। ईटीएफ में लोगों को सलाह देते हैं कि वो निवेश करें, लेकिन संजय अब लगातार अगर हम देखें चांदी 2 दिन में करीब 40% और सोना भी बहुत गिर रहा है। बजट से पहले क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस पर कोई ना कुछ सोचा होगा? गोल्ड और सिल्वर को लेकर भी कुछ मंथन हुआ होगा, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है गोल्ड और अच्छा रोकेंगे आपको। राष्ट्रपति इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिठाई खिला रही थी या दही शक्कर खिला रही थी, जो अच्छा देखिए वही दही शक्कर जो पिछली बार हमने देखा था, तो संकेत दही चीनी नहीं लग रहा है ये। गौरव, गुड न्यूज आएगी संजय, क्यों? बिल्कुल गुड न्यूज आएगी। हाँ। बट गोल्ड सिल्वर को ना 2 नजरिए से देखना होगा, सिर्फ निवेश के नजरिए से नहीं, व्यापार के नजरिए से भी देखना होगा। आज जो गोल्ड और सिल्वर के व्यापारी है बहुत दिक्कत में है, क्योंकि जो डिमांड है, मार्केट डिमांड है, वो बहुत मेजरली कम हो गई है। अगर आप लिस्टेड कंपनीज देखें जो गोल्ड सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं, उनके शेयर प्राइस पिछले 1 साल में 40% करेक्ट हुए हैं, जबकि गोल्ड पिछले 1 साल में 70% बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो 2 तरफ से सरकार को इसको टैकल करना होगा। नहीं तो पिछली बार तो इंपोर्ट ड्यूटी 15 से 6 आई थी, क्या इस बार कुछ चेंज होगा? इस बार अगर गवर्नमेंट को अपना फॉरेन रिजर्व बचाना है तो उनको एक्चुअली तो ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। ओके। बट अगर वो बढ़ा देंगे संजय जी लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए, हम लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर इस वक्त दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। और भारतीय परंपरा के हिसाब से जब कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा होता है या फिर परीक्षा की घड़ी होती है तो मुंह मीठा किया जाता है और दही चीनी खिलाना शुभ माना जाता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराया है, दही चीनी उन्हें खिलाई है। और अब यह देखना होगा कि जो आम लोग इस बार बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, वो उनके मुंह का जायका जो है वो मीठा होता है या नहीं होता है। बहरहाल राष्ट्रपति भवन से अब वित्त मंत्री का काफिला निकल चुका है संसद भवन के लिए। और जहां तक हमारी जानकारी है 10:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कैबिनेट मीटिंग के लिए। कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें बजट को अप्रूव किया जाएगा, बजट को मंजूरी मिलेगी और फिर सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 9वां बजट पेश करेंगी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।